रतन टाटा भारत की आन बान और शान है और बिजनेस के भगवान है, जिन्होंने ये नहीं देखा कि किस सेक्टर के किस प्रोडक्ट में कितना प्रॉफिट है। उन्होंने हमेशा देखा कि भारत को किस चीज की जरूरत है। उन्होंने हमेशा भारत देश का मान सम्मान बढ़ाया है। वे टाटा ग्रुप के चेयरपर्सन 1991 से लेकर 2012 तक हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल इन्फो बाई आरएफ पर। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। रतन टाटा 1991 में जब टाटा ग्रुप के चेयरपर्सन बने थे, उस समय टाटा ग्रुप में 95 कंपनीज थी और किसी भी कंपनी में एकता यानी कि यूनिटी बिल्कुल भी नहीं थी और सेंट्रल अथॉरिटी भी नहीं थी। जब वो ग्रुप के चेयरपर्सन बने थे, तब सभी लोगों की धारणा ये थी कि इंडिया में मार्केट को फैलाना है, देश के बाहर नहीं जाना है। जब रतन टाटा टाटा ग्रुप के चेयरपर्सन बने थे, तब टाटा ग्रुप की रेवेन्यू थी 14,000 करोड़ और मार्केट कैपिटलाइजेशन था 30,000 करोड़। उन्होंने 1991 से लेकर 2012 में बहुत बड़े बड़े काम किए। सबसे पहले उनका काम था सेंट्रलाइजेशन करना, कोई भी सेंट्रल अथॉरिटी नहीं थी। जब वो आए थे, सभी 95 कंपनी से अलग अलग काम करती थी और कोई भी जुड़ी हुई कंपनी नहीं थी। तो सबसे पहले उन्होंने सेंट्रल यूनिटी बनाई, सेंट्रल अथॉरिटी बनाई। आज के समय में टाटा ग्रुप की 60% रेवेन्यू इंडिया के बाहर से आती है। मतलब कि ये सब रतन टाटा की देन है, क्योंकि उस समय तो पूरा टाटा ग्रुप बस इंडिया में फैला हुआ था, लेकिन उनके आने के बाद पूरा टाटा ग्रुप बाहर फैला और इस तरह से उनका 100 में से 60 रुपए इंडिया के बाहर से आता है। जैसे अमूल इंडिया का सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है, वैसे ही टाटा ग्रुप ब्रिटेन का सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है। कितनी हैरानी की बात है कि ब्रिटेन, जिसने एक समय पे इंडिया पर रूल किया था, वही इंडिया आज ब्रिटेन में सबसे ज्यादा लोगों को रोजगार देता है और ये बड़ी शॉकिंग बात है। और साथ ही साथ टाटा ग्रुप ने ब्रिटेन की कुछ कंपनीज को एक्विजिशन करके अपना नाम और मजबूत किया है। जैसे 2000 में टेटली को उसने अपने अंदर ले लिया था। टेटली जो कि एक टी कंपनी है, टाटा टी ने उसको एक्विजिशन कर ली थी। उसके बाद कोरस की एक्विजिशन की थी, कोरस को अपने अंदर संभाल लिया था। जो मैं ब्रांड की बात कर रहा हूँ, ये सारी इंग्लैंड ब्रांड है जिसको टाटा ग्रुप ने अपने अंदर संभाला है। और 2008 में सबसे बड़ी चीज की थी, उन्होंने लैंड रोवर और जगुआर को एक्विजिशन करके। ये दुनिया में बड़ी शॉकिंग बात थी कि एक भारतीय कंपनी ने ब्रिटेन की कंपनी को एक्वायर कर लिया है। तो उस समय जो उन्होंने एक्वायरेशन की थी, वो दुनिया में सबसे बड़ी हैरानी वाली बात थी, क्योंकि 2008 में उन्होंने काम किया था और 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहे थे लेमन ब्रदर्स की वजह से पूरी दुनिया में। Wagner spoke to some of the key players in the 2008 financial crisis. Profound events in generations with huge consequences for the American economy and households throughout the country. टेटली, जगुआर और लैंड रोवर की बात हम लोग वीडियो में आगे जरूर करेंगे, लेकिन अभी ये जान जाओ, रतन टाटा ने ही इंडिया की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी टीसीएस को इस्टेब्लिश किया था स्टॉक मार्केट में। जब 1991 में वो आए थे, तब रेवेन्यू थी 14,000 करोड़ मात्र, जो कि 2012 यानी कि जब वो रिटायर हुए थे, वो 1991 से लेके 2012 तक चेयरपर्सन रहे। 14,000 करोड़ की रेवेन्यू को वो 5.25 लाख करोड़ पर ले गए और मार्केट कैपिटलाइजेशन जो कि उस समय केवल 30,000 करोड़ पर था, आज के समय में वो 25 लाख करोड़ हो गया है। ये था रतन टाटा का कारनामा। तो अब मैं शुरुआत से बताता हूँ, ये सब इंट्रो था, तो मैं बताता हूँ आप लोगों को उन्होंने शुरुआत से कैसे उनका जन्म कहाँ हुआ, उन्होंने अपनी पढ़ाई कैसे की, वो टाटा ग्रुप में एंटर कैसे होते हैं, सब कुछ बनाता हूँ। तो बने रहना इस वीडियो में अंत तक। अगर पूरा वीडियो देखोगे तो टाटा के बारे में आप सब कुछ जान पाओगे। तो चलिए बताता हूँ। रतन टाटा का जन्म हुआ था 28 दिसंबर 1937 को और इनके पेरेंट्स का डाइवोर्स हो गया था। इसकी वजह से रतन टाटा अपनी दादी जी के साथ रहते थे। 1955 में वह यूएसए की कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से आर्किटेक्ट में अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं। उन्होंने सोचा कि वो यूएस में ही रहेंगे और अपनी सारी आगे की पढ़ाई करेंगे और साथ ही साथ कोई जॉब करेंगे। उन्होंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि वो टाटा ग्रुप में एज अ चेयरपर्सन कभी काम भी करेंगे। उन्होंने टाटा ग्रुप में काम करने का भी नहीं सोचा था, लेकिन उनको इंडिया वापस आना पड़ा क्योंकि उनकी दादी बीमार हो गई थी। लेकिन दादी से उनका प्रेम बहुत ज्यादा था क्योंकि उन्होंने उनको बड़ा किया था। रतन टाटा को आईबीएम से जॉब भी मिलती है। जे.आर.डी. टाटा ने रतन टाटा को ऑफर किया कि तुम टाटा मोटर्स में कुछ समय के लिए काम करो।
उन्होंने 1963 में, यानी कि जब रतन टाटा 26 साल के थे, उन्होंने सबसे पहले तब काम करना शुरू किया अपना टाटा ग्रुप में, वो भी टाटा मोटर्स में। टाटा मोटर्स में 6 महीने काम करने के बाद वो गए टिस्को जो कि आज के समय में टाटा स्टील है, इसमें वो 6 महीने काम किए। इसके बाद वो टाटा स्टील में टेक्निकल ऑफिसर की पद पर थे। इसके 4 साल बाद यानी कि 1969 में वो ऑस्ट्रेलिया गए एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ टाटा ग्रुप। टाटा ग्रुप को देश के बाहर स्टेब्लिश करना था, लेकिन ज्यादा बड़े स्तर पर नहीं, लेकिन तब भी वो ऑस्ट्रेलिया गए थे टाटा ग्रुप को रिप्रेजेंट करने। फिर वे 1 साल काम करते हैं टीसीएस में 1 साल के लिए, और टीसीएस के बाद वो जाते हैं नैल्को में। जेआरडी टाटा उनको नैल्को में ऐसे थोड़े समय के लिए रखते हैं। देखो, उस समय नैल्को कंपनी का मार्केट शेयर पूरे बाजार में 20% था, जो कि घटकर आ गया था 2% पर। लेकिन जैसे ही रतन टाटा वहां के डायरेक्टर बने नैल्को के, उन्होंने नैल्को को प्रॉफिटेबल कंपनी बना दिया था। और जेआरडी टाटा सब कुछ देख रहे थे और भी समझ गए थे रतन टाटा में कुछ तो बात है। फिर जेआरडी टाटा ने उनको, यानी कि रतन टाटा को 1971 में ही टाटा सन्स, जो कि अभी भी और उस समय भी टाटा की प्राइमरी कंपनी थी, उसका डायरेक्टर बना दिया था। फिर कुछ सालों बाद यानी कि 1975 में रतन टाटा हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से बिजनेस का कोर्स करते हैं। फिर आता है 1981, जहां पर जेआरडी टाटा रतन टाटा को टाटा इंडस्ट्रीज के डायरेक्टर बना देते हैं। इनका काम उस समय था सब कुछ प्लानिंग करना और ये देखना कि आगे किस सेक्टर में उनको अपना कदम रखना है, और पूरा थिंक टैंक थी, मतलब सोचने का काम इनका ही था 1981 में पूरा टाटा ग्रुप पर। उसके बाद इन्होंने ही 1983 में टाटा सॉल्ट, और 3 साल बाद यानी कि 1986 में एयर इंडिया के चेयरमैन बनते हैं। उसके पास आता है 25 मार्च 1991, सबसे अहम दिन हम लोग कह सकते हैं टाटा ग्रुप के बिजनेस में। इसी दिन यानी कि 25 मार्च 1991 को रतन टाटा चेयरपर्सन बनते हैं टाटा ग्रुप के। और एक और बात जान लो, 4 अप्रैल 1991 को ही आनंद महिंद्रा ग्रुप में एंटर करते हैं। और साथ ही साथ उस समय एक बहुत बड़ी चीज हो रही थी, भारत देश की इकोनॉमी खुल रही थी। इसकी वजह से इंटरनल और एक्सटर्नल अफेयर्स बढ़ रहे थे। एक्सटर्नल अफेयर में क्या था, इकोनॉमी खुलने की वजह से बाहर के देश की कंपनीज भी इंडिया में आई, इससे कंपटीशन बढ़ा। इसके पहले क्या होता था, 1991 के जो पुरानी कंपनीज थी वो कुछ भी काम करती थी और पैसा कमाती थी, लेकिन इसकी वजह से पूरे जो फालतू काम करती थी, जो कुछ ज्यादा अच्छा काम नहीं करती थी, सारी कंपनीज तहस नहस हो गई और केवल 4 कंपनी अच्छे से एस्टैब्लिश हो पाई, जो कि है टाटा, महिंद्रा, बजाज और बिरला। क्योंकि जो इनके चेयरपर्सन थे वो विजनरी थे, वो जानते थे आने वाले समय में हम लोग क्या कर सकते हैं जिससे हम लोग अपना बिजनेस बढ़ा सकते हैं। और इंटरनल अफेयर में ये था कि जब वो चेयरपर्सन बने थे तब 95 कंपनीज थी, और 95 कंपनी सारी की सारी कंपनीज अलग अलग थी, मतलब कोई भी यूनिटी नहीं थी, जो मैंने आपको पहले बताया था। इसलिए रतन टाटा ने टाटा सन्स में अपने स्टेक्स बढ़ाए जिससे यूनिटी आ सके। और अगर वो 1991 में टाटा ग्रुप के चेयरपर्सन नहीं बनते तो 2000 आते आते 95 में से 20 कंपनियां अलग हो जाती टाटा ग्रुप में से ही। इसलिए रतन टाटा इतने इंपॉर्टेंट पर्सन थे। जब मैंने कहा था कि भारत के बाहर भी एक्विजिशन करना था, तो ये स्टार्ट हुआ था 1991 के बाद 2000 में। उन्होंने रतन टाटा ने सोचा वाई इंडिया नॉट आउटसाइड ऑफ इंडिया, मतलब कि इंडिया में सारा बिजनेस क्यों, इंडिया के बाहर नहीं। फिर उन्होंने 2000 में क्या किया, एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया। उन्होंने ब्रिटेन की टेटली, जो कि एक चाय की कंपनी है, उसको खरीद लिया। टाटा टी ने खरीदा। टाटा टी टेटली से बहुत छोटी कंपनी थी, लेकिन टाटा ने ये किया और पूरी दुनिया में उनका डंका बज गया, क्योंकि जिस ब्रिटेन ने इंडिया पर एक समय रूल किया था, उसी इंडिया की एक कंपनी ने उस पर एक्वायर किया है उनकी एक पूरी इतनी बड़ी कंपनी को। उसके बाद 2000 में ही, 2000 ईयर में ही रतन टाटा को पद्म भूषण मिलता है। पद्म भूषण क्या है, इंडिया का 3rd सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड है। फिर आता है 2004, जिस ईयर में रतन टाटा ने टीसीएस को स्टॉक मार्केट में लाया था। देखो टीसीएस में वो 1970 में काम कर रखे थे, इसलिए उनको पता था टीसीएस कैसे कैसे काम करती है। तो उन्होंने 2004 में टीसीएस का आईपीओ लाया था स्टॉक मार्केट में। और एक और बड़ी बात यह है कि टीसीएस इंडिया की सेकंड नंबर पे सबसे बड़ी कंपनी है, 1 पर रिलायंस है, और टीसीएस ही टाटा ग्रुप का 90% रेवेन्यू बनाती है। फिर 2006 में टाटा स्काई को लाते हैं, और 2008 में एक और बड़ा डिसीजन, टेटली के बाद उन्होंने जैगुआर और लैंड रोवर को एक्वायर किया।
फोर्ड जो कि ब्रिटेन की कंपनी है, इस डिसीजन से पूरा दुनिया तहलका मच गया था कि रतन टाटा ये क्या कर रहे हैं, लेकिन वो पूरा सोच समझ कर रहे थे। वो अपना बिजनेस एक्सपैंड कर रहे थे पूरी दुनिया में। तो उन्होंने कोरस, टेटली, जैगवार, लैंड रोवर जैसे बड़े बड़ी कंपनीज ब्रिटेन से ले ली थी और इंडिया का टंका बजा दिया था, क्योंकि ब्रिटेन एक समय इंडिया पर राज कर रहा था और इंडिया ही ब्रिटेन की कंपनीज को एक्वायर कर रहा था। सब कुछ रतन टाटा के बदौलत इंडिया कर पा रहा था। 2008 में ही उनको पद्म विभूषण मिलता है, 2000 में पद्म भूषण और 8 साल बाद पद्म विभूषण, और 2012 में रिटायर कर जाते हैं अपनी चेयरपर्सन की कुर्सी से और नए चेयरपर्सन बनते हैं साइरस मिस्त्री। अब बात हो रही है कि उनको पद्म विभूषण मिला, क्यों नहीं भारत रत्न? रतन टाटा को मांग हो रही है कि भारत रत्न मिलना चाहिए। तो आपको क्या लगता है कमेंट कर देना और अभी वीडियो को लाइक कर लेना। इसके बाद की कहानी बताता हूँ। रतन टाटा की कुछ और अचीवमेंट देख लो, मैं बताता हूँ। देखो, जब उस समय की पहले के समय में चिप्स, जो सेमीकंडक्टर चिप्स बनानी होती थी, उनको बनाने में बहुत पैसा लगता था और बहुत रिस्क होता था, तो कोई कंपनी काम नहीं लेती थी। लेकिन रतन टाटा ने काम लिया और उन्होंने एक और चीज़ कही थी कि अगर हम लोग अपना बिजनेस एक्सपांड नहीं करेंगे इंडिया के बाहर, तब बिजनेस ग्रो कैसे होगा। और यही हुआ कि उनका 60% से ज़्यादा रेवेन्यू इंडिया के बाहर से आता है टाटा ग्रुप का। हम सभी लोग रतन टाटा को उनकी चैरिटी के लिए जानते हैं। उन्होंने जो देश के प्रति, जो उन्होंने गरीबों के लिए डोनेशन दिए, उसके लिए उनको हम लोग और भी ज़्यादा दिल से चाहते हैं। वो कैसे चैरिटी करते हैं, मैं आपको उनका प्रोसीजर बताता हूँ। टाटा ग्रुप जो भी डिविडेंड देती है स्टॉक मार्केट में, या जो भी उनका जो प्रॉफिट होता है, वो सारा प्रॉफिट जाता है टाटा सन्स में, और टाटा सन्स के 60% हकदार है टाटा ट्रस्ट। और यही टाटा ट्रस्ट पैसा सब कुछ देखता है, देखभाल करता है लोगों की जिनको जरूरत होती है। तो ये प्रोसीजर वो टाटा ग्रुप से टाटा सन्स में और टाटा सन्स से जाता है टाटा ट्रस्ट में। और एक और बड़ी बात है कि टाटा ग्रुप के कोई इंडिविजुअल मालिक नहीं है, टाटा ट्रस्ट इनके सबसे बड़ी स्टेक होल्डर है, कोई इंडिविजुअल मालिक नहीं है। कोरोना में भी इन्होंने 1,500 करोड़ रुपए डोनेट किए थे, 500 और 1000 करोड़ करके, ऐसे कोरोना में भी ये बहुत ज्यादा डोनेशन दिए थे। एक पुरानी घटना आप लोगों को बताता हूँ। 2008 में जब ताज होटल पे अटैक हुआ था, उसके बाद उन्होंने जिन लोगों पर भी अटैक हुआ था, जो कि होटल के थे, होटल के नहीं थे, सबकी उन्होंने मेडिकल केयर की। उन्होंने पूरा उस समय जब ये सब हो रहा था, तब उन्होंने पूरा ऑपरेट किया था और आज तक वो उन लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। और ताज होटल में जो भी अटैक हुआ था, उनमें जो भी लोग जख्मी हुए थे, उनके लिए उन्होंने एक अलग ट्रस्ट बनाया था जिसका नाम है ताज पब्लिक सर्विस ट्रस्ट। अब अगली एक बात बताता हूँ। उनको एनिमल से कितना लगाव था। सबसे बड़ा उनको लगाव था डॉग्स के, क्योंकि जब बॉम्बे ऑफिस में एनिमल्स आ जाते थे, डॉग्स आ जाते थे, बाकी कंपनी वाले डॉग्स को भगा देते थे। लेकिन रतन टाटा सबसे अलग थे। उन्होंने वहीं पर कुत्तों के डॉग्स के रहने के लिए और खाने के लिए अलग सर्विस प्रोवाइड की, अलग जगह बनवाई। और जब ब्रिटेन की क्वीन रतन टाटा को सर रतन टाटा की उपाधि देने वाले थे, उस समय रतन टाटा ब्रिटेन नहीं जा पाए, क्योंकि उनका डॉग बीमार था और अपने डॉग की सेवा करने के लिए वो वहीं रुक गए, इंडिया ही रुक गए और ब्रिटेन नहीं गए। इसलिए रतन टाटा को हम सभी लोग प्यार करते हैं। अब एक और बात बताता हूँ आप लोगों को। MCA मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने डिसाइड किया था डिजिटलाइजेशन का हम लोग रास्ता अपनाएंगे, और इसके लिए ये उन्होंने पूरा कॉन्ट्रैक्ट TCS को दिया था। और TCS ने इसके लिए सबको DIN नंबर, DIN मतलब होता है डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, और पहला दिन था इंडिया का 00001, 4 बार 0 और 1 1। तो ये जो नंबर था, ये रतन टाटा के नाम पर ही था। तो इस वीडियो को मैं यही खत्म करता हूँ। बहुत ही डिटेल इन्फॉर्मेशन दिया हूँ, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ जिनको भी आपको ये इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और किसी और व्यक्ति की ऐसी बायोग्राफी चाहिए तो कमेंट कर देना। प्लीज सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।